आज हमारे साथ देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, सामरिक मामलों के एक्सपर्ट कर्नल RSN सिंह साहब हैं। आज उनसे बातचीत करने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हाँ, देश भर में लगातार ये अफगानिस्तान में घटने वाली जो घटनाएं हैं और जिस तालिबान के बारे में हमने कभी सुना था कि वो रशियन फोर्सेस से लड़े थे और उसमें अमेरिका की बैकिंग थी, पाकिस्तान की ISI की बैकिंग थी, तो हम 79 का जो तालिबान है वो 2021 में उसका क्या रूप बदला है, क्या रंग बदला है, क्या कोई इसमें बदलाव हुआ। और कल रात भारतीय समय के अनुसार कोई 11 बजे यूनाइटेड स्टेट के सबसे उम्रदराज प्रेसिडेंट ने अपने देश को संबोधित किया और मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा झूठा, मक्कार, फ्रॉड और एक तरीके से कहें कि वो पूरा का पूरा जो उनका संबोधन था वो एक हारा हुआ, थका हुआ और समझौतावादी अमेरिका नजर आया। ये बुश का अमेरिका नजर नहीं आया, ये ट्रंप का अमेरिका नजर नहीं आया। तो हो सकता है उनकी कोई आंतरिक मामलात रहे हो और ये लग ही नहीं रहा था कि ये US प्रेसिडेंट बोल रहा है। तो आज उनके भाषण के बाद हम ये देख रहे हैं कि तालिबान ने कुछ शहरों को कैप्चर किया है और ऐसे में रशिया की चुप्पी और अब अमेरिका का ये कहना कि यूनाइटेड किंगडम से बात करेंगे, फ्रांस से बात करेंगे, तो रशिया और चाइना की चुप्पी और भारत, तो इस तालिबान का जो वर्तमान स्वरूप है, जिसके तार भारत से जुड़े हैं, जिसकी आइडियोलॉजिकल बैकिंग भारत से मिलती है उन्हें, मैं इस सिलसिले में कर्नल RSN सिंह साहब से कहूंगा कि इस पूरे मामलात को आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर से बताएं और इसका भारत के लिए क्या फॉल आउट होने वाला है, भारत की सरकार को क्या करना चाहिए, भारत के समाज को क्या करना चाहिए। ये बात अलग है कि भारत में एक समाज है जिन्हें तालिबान बहुत अच्छे लगते हैं। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार उन्हें बिना वीजा के वहां भेज दे ताकि वह जो वुमेन जेंडर जस्टिस चाहिए था वो तालिबान पूरी तरह देंगे उनको। कर्नल RSN सिंह साहब, आप अपनी बात रखें और इस कॉम्प्लिकेट मामले को जिस तरीके से आप आसान भाषा में समझाते हैं देश के आम नागरिक को, बताएं सर। मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत धन्यवाद। देखिए, एक बात बता दूं कि अगर आप ये समझते हैं ये पूरी जो प्रक्रिया जो अभी तक हमने तालिबान के संदर्भ में अफगानिस्तान में देखी है, उसमें उसे मजहबी उसके साथ मजहब नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये सबसे बड़ी भूल होगी शुरू से लेकर आज तक। और जब मैं शुरू से बात कर रहा हूं तो मैं 70-80 की दशक से बात कर रहा हूं, जब अफगानिस्तान के बैटलफील्ड्स में कोल्ड वॉर का जो ग्रैंड फिनाले जो है, जो आखिरी युद्ध जिसको कहते थे, हालांकि मैं नहीं मानता हूं कि वो आखिरी युद्ध था। जो लेफ्टिस्ट जो वामपंथी जो शक्तियां थी उनका वो चाइना की तरफ शिफ्ट कर गए। लेकिन इतना जरूर आपको कह सकता हूं कि देखिए, जब सोवियत यूनियन का इन्वेजन हुआ था, आक्रमण हुआ था अफगानिस्तान के ऊपर, तो उसका एक मकसद था रेजिम चेंज, यानी कि सत्ता परिवर्तन। जब अमेरिकन ने उसको इंटरवीन किया तो वो कोल्ड वॉर के वो कम्युनिस्ट को हराना चाहते थे। कोल्ड वॉर के जो उस समय जो संदर्भ में और उस समय जो जिस तरह की दुश्मनी बनी हुई थी, वियतनाम का बदला भी लेना था। ब्रेजनेस्की उस समय जिमी कार्टर के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। उन्होंने कहा, अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि हमने इस तरीके से प्लॉटिंग की या इस तरह से शतरंज के चाल चले कि सोवियत यूनियन मजबूर हो गया अफगानिस्तान पे हमला के लिए। और हमने इस तरीके से, मैं जिमी कार्टर के पास गया और मैंने उनको कहा कि अब आपका सोवियत यूनियन का वियतनाम मैंने आपको तैयार करके दे दिया है। तो वो था कम्युनिज्म के खिलाफ। लेकिन उसके बाद जो हुआ मुजाहिदीन, उसके बाद वो जो तालिबान का जो टेक ओवर हुआ या पाकिस्तान के द्वारा जो प्रायोजित टेक ओवर था, आज भी जो कुछ भी हो रहा है वो पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित। इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य होता है मुझे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि
आप रिकॉग्निशन दे दे तालिबान रेजिम को, यानी कि इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान का तालिबान पे जो नियंत्रण है उसको आप रिकॉग्निशन दे। खैर वो बात एक अलग बात है। तो अभी जो उस समय हुआ तालिबान का, या जो अभी जो हो रहा है, वो बिल्कुल वो केवल और केवल इसको हमारे संदर्भ में, मैं दुनिया के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, हमारे संदर्भ में इसको मजहबी चश्मे से देखना होगा। अब हम क्यों कह रहे हैं कि ये मजहबी चश्मे से इसको क्यों देखा जाए? तो आप देखिए कि वहां पर कितने तरह के द्वंद्व चल रहे हैं। द्वंद्व कहिए, युद्ध चाहिए। इस्लाम वर्सेस ताजिक एथेनिसिटी। आपको याद होगा वो नॉर्दर्न अलायंस का वो जमाना पिछली बार, वो क्या था? जिहादी इस्लाम वर्सेस एथेनिसिटी। ताजिक उज़्बेक सब एक साथ मिले हुए थे वो नॉर्दर्न अलायंस में। आज भी जो लोग ये समझते हैं कि इन इलाकों पे, यानी कि ताजिक और उज़्बेक वाले इलाकों पे बिल्कुल कोई रेजिस्टेंस नहीं हो रहा है, तो आपको बता दूं कि अहमद शाह मसूद के बेटे और दोस्तम फिर से अपने फोर्सेस को तैयार कर रहे हैं। करजाई रेजीम और घानी रेजीम ने उनको बिल्कुल एक तरह से गवर्नर वगैरह का पोजीशन देके उनको बिल्कुल बेअसर कर दिया था, लेकिन अभी आप देखिए वो रेजिस्टेंस जो है वो शुरू हो गया। तो इस्लाम वर्सेस ताजिक एथनिसिटी, इस्लाम वर्सेस उज़्बेक एथनिसिटी, और पश्तून वर्सेस पश्तूनियत वर्सेस इस्लाम, इसमें कहीं इस्लाम भारी पड़ रहा है। पश्तूनों पे इस्लाम भारी पड़ रहा है, और इसका कारण ये है कि उनका जो आइडियोलॉजिकल जो सस्टेनेंस है, जो उनका जो ओवरले है ऊपर में जो मजहब का, वो उसके लिए नापाक पाकिस्तान और हिंदुस्तान का नापाक देवबंद उसके लिए जिम्मेदार है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी। उनकी माँ, तालिबान की माँ देवबंद है, भाई पाकिस्तान है, और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, ये आपके, आप उनको चचेरी मौसेरी बहनें कह लीजिए, जो यहाँ पर जो तालिबान के सपोर्टर्स हैं। और आपको तो मालूम है कि इस्लामिक कंट्रीज में या इस्लाम में चचेरे मौसेरे भाई बहन में शादियां मंजूर है। तो ये तो बिल्कुल तालिबान को शौहर के रूप में यहाँ कुछ लोग देख रहे हैं। आपने मुझे टिप्पणी करने के लिए कहा, तो जो तमाम टेलीविजन चैनल्स पे जाता और उनके साथ बहस करता हूँ, तो उनकी दिल की जो बात है वो जुबान पे तो आ जाती है, वो चाहे कितने भी चापलूस तरीके से बात करें। तो उनके नए शौहर है तालिबान, रिश्ता है, माँ है देवबंद, भाई है, अपना भाई है पाकिस्तानी है, चचेरे हैं। और थोड़ा इसको आगे अगर हम ले जाएं, तो ये देख लीजिए कि आप तो मालूम है कि पश्तूनों की उनकी प्रोक्लिविटीज क्या होती है, उनका शौक क्या होता है, उनका खास शौक क्या है। तो अगर खास शौक को अगर आप ले, तो ये जो लव ट्रायंगल है चाइना, पाकिस्तान और तालिबान में, ये लव ट्रायंगल तो ये ऑलरेडी स्थापित हो चुका है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। उनका जो खास, मैं यहाँ का तो बोल दिया, इन्होंने तो अब इन्होंने अपना नया शौहर तालिबान चुन लिया है। इन्होंने सदाम हुसैन को पहले शौहर, मतलब सदाम हुसैन का मतलब सदाम फोर्सेस, फिर ये ओसामा बिन लादेन वो वाले फोर्सेस, उनको ये दामाद और ये शौहर चुनते रहते हैं हमारे यहाँ लोग। हमारे यहाँ तो आदत है इनकी। अब दूसरी बात है साहब कि देखिए ये हो क्या रहा है वहां पे।
झंडों का युद्ध, 100 साल आजाद हुए, अमनुल्लाह रजीब के बाद करीब 102 साल हो गए आजाद हुए, 18 बार झंडे बदले साहब। अभी तालिबान में और अफगान फोर्सेस में, तालिबान और अफगान फोर्सेस में बहुत अंतर है। मैंने जब बात किया ना राष्ट्र वर्सेस इस्लाम वर्सेस ताजिक, तो मैंने ताजिक राष्ट्र की बात की। मैंने जब कहा इस्लाम वर्सेस उज़्बेक, तो मैंने उज़्बेक नेशन यानी राष्ट्र की बात की। मैंने इस्लाम वर्सेस पश्तून का ये बोला तो मैंने पश्तून राष्ट्र के बारे में बात की। तो अभी जो ये जो जंग चल रही है, जो युद्ध चल रही है वहां पे, वो है पुराने, ये पुराना कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा, जो अफगानिस्तान का जो ऑफिशियल फ्लैग है उसके बीच में और तालिबान के बीच में। अब ये झंडों की लड़ाई क्या है साहब? झंडे की लड़ाई ये है कि तालिबान का आपने देखा होगा कि वो सफेद सफेद उनका झंडा है, कहते प्योरिटी ऑफ इस्लाम है, और उस पर वो शहादत का कुछ ये बना हुआ है। और जो अफगानिस्तान का झंडा है उसमें आपने देखेंगे पहले ब्लैक कलर है, फिर लाल रंग है, काला रंग, फिर लाल रंग और हरा रंग। काला रंग जो है अफगानिस्तान के झंडे का, वह सूचित करता है वो अंधकार वाला समय, वो पीरियड जबकि इनका फॉरेन पॉलिसी बाहर से डिक्टेट होती है। ये सही बात है कि अफगानिस्तान कॉलोनाइज नहीं हुआ था, लेकिन 1883 के बाद अफगानिस्तान जो है एक प्रोटेक्टोरेट था ब्रिटेन का। तो वो काला जो वर्टिकल, 3 वर्टिकल्स है, जो काला पोर्शन जो इसी चीज को दिखाता है कि उनको अपने विदेश नीति बनाने की आजादी मिली थी, वो काले प्रभाव से वो निकल गए थे। लाल जो है वो रेजिस्टेंस का है कि भाई उन्होंने जो जद्दोजहद की उसका है, और हरा जो है वो इस्लामिक प्रोग्रेस को दर्शाता है। और बीच में एक आप देखेंगे उनके झंडे पे एक मॉस्क बना हुआ है जिसके दोनों तरफ पेड़ है, और वो उस पे ये भी लिखा हुआ है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ठीक है, तो आपको तो मालूम है अल्लाह अकबर का मतलब होता है, सारी दुनिया ये जानती है। तो ये झंडे की लड़ाई अब यहाँ तक पहुंच गई है कि अभी उनका इंडिपेंडेंस डे था, तो कहीं कहीं पे, कहीं पे नहीं, कई जगहों पे लोगों ने तालिबान का झंडा उतारा और अफगानिस्तान का झंडा फहराया, लहराया। गोली भी चली साहब, जलालाबाद में गोली भी चली, कई जगह पे बहुत मुठभेड़ भी हुए इसके। लेकिन जो अभी राष्ट्रीय झंडा है वो वहां का विद्रोह का एक निशान बन गया। इट हैज बिकम अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस इन अफगानिस्तान। तो कहानी अफगानिस्तान की अभी खत्म नहीं हुई है, अभी रेजिस्टेंस जोर पकड़ रहा है। अब ये कहां तक जाएगा? अगर ये बढ़ता रहा तो हम सब जैसा कहते रहे हैं कि ये सिविल वॉर का रूप लेगा। अब बताइए पुष्पेंद्र जी कि जो इस धरती का टुकड़ा में एक टुकड़ा जिसका कोई झंडा ना हो, ना कोई टेरिटरी हो, डिफाइन टेरिटरी हो, क्योंकि टेरिटरी भी कंटेस्ट की जा रही है, उसमें सरकार कैसे बन सकती है और उस सरकार का औचित्य क्या होगा? और उसको हम रिकॉग्निशन कैसे दे दें उसको जिसका टेरिटरी ना हो, जिसका झंडा ना हो? ये सरकार कब आएगी, कब चली जाएगी? और हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा, उनका कहने का तात्पर्य यही था कि कोई भी सरकार जो असंवैधानिक हो, अनैतिक हो, इज
हिंसात्मक तरीके से सत्ता प्राप्त करती है उसकी आयु बहुत कम होती है। तो जिस चीज की आयु कम हो उसको हम कैसे मान सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात, कि जो लोग कह रहे हैं कि हमको बातचीत करनी चाहिए, हमको उनको क्या बदल गया साहब? हम आखिर वो 1999 वाली हम गद्दार हाईजैकिंग हम कैसे भूले? हम कैसे भूले वो दृश्य कि जब 3 लोगों को तालिबान वाले, जिसमें मौलाना मसूद अजहर था, पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके बिल्कुल धमालों की तरह उनको हैंड ओवर किया, वो हम कैसे भूल जाए? हमारे इतने कॉन्सुलेट्स में तालिबान ने बम के धमाके किए, कितने लोग उसमें हलाक हुए, वो हम कैसे भूल जाए? और तो और जब मोदी साहब का यहाँ शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, उस समय भी आईएसआई के कहने पे तालिबान ने हमारे कॉन्सुलेट पे धमाका किया था, बम विस्फोट किया था। एम्बेसी बाकी छोड़िए, हमारे अपने मेन एम्बेसी पे हम वहां पर हम लोग ये चीजें हम कैसे भूल जाए? हम कैसे भूल जाए कि जिस मौलाना मसूद अजहर को लेकर वो बॉर्डर पर छोड़ने गए थे, वो मसूद अजहर ने, बाकी हमले छोड़िए जो निरंतर चले आ रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, जिसने पठानकोट एयरबेस पर हमला करवाया वही जैश ए मोहम्मद, जो कि आज तालिबान के साथ मिलके लड़ रहे हैं। कहते तालिबान बदल गया, तालिबान बदल गया तो क्या जैश ए मोहम्मद के से नाता छूट गया उसका? तालिबान बदल गया तो क्या लश्कर तोयबा से उसका कुछ लेना देना नहीं है? क्या लश्कर तोयबा के जिहादी अभी ये तालिबान के साथ सक्रिय नहीं है अफगानिस्तान में? और ये लोग किसके द्वारा नियंत्रित है? ये सब पाकिस्तान के द्वारा नियंत्रित है। ये बात हम कैसे भूल जाए? तो साहब इतना भी नहीं, वो अगर बदले, आप कहते हैं कि वो बदल गए, तो इतना भी नहीं बदल गए वो कि उनको इस्लामिक तालिबान की बात कर रहा हूं, कि इस्लामिक पाकिस्तान से जो मोहब्बत है वो नफरत में बदल जाए। इतना भी नहीं बदले हैं कि काफिर हिंदुस्तान से नफरत मोहब्बत में बदल जाए। आपने जब बदलने की बात कही और इतना भी नहीं बदले हैं कि काफिर हिंदू मुल्क से उनको दोस्ती हो जाए, मुझे इस बदलने पे एक सरदार पटेल ने 3 जनवरी 1948 को कलकत्ता में एक स्पीच दी थी, और उस स्पीच में जो आपने शब्द अभी इस्तेमाल किए हैं बिल्कुल हूबहू कार्बन कॉपी थी। उसमें वो ये कहते हैं कि भाई भारत का विभाजन हो गया और यहाँ 4-5 करोड़ मुसलमान पड़े हैं, और अब ये मुसलमान यहाँ रह रहे हैं और अब से यहाँ तमाम सारी बातें हो रही हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये बताओ कि जो तुम यहाँ मुसलमान 4-5 करोड़ हैं, इन्होंने मुस्लिम लीग को वोट दिया और पाकिस्तान बनवाने में इनकी भूमिका है, और ये पाकिस्तान बनवाने में साथ में खड़े थे, अब ये भारत में पड़े हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि एक ही रात में ये दिल कैसे बदल गया? क्या एक ही रात में दिल बदल गया? क्या एक ही रात में राष्ट्र? तो ये बिल्कुल मुझे लगता है कि जो आपने कहा कि भाई अब ये जो दिल बदलने वाली बात कही जा रही है कि काफिर हिंदू के मुल्क के लिए इनका दिल बदल गया, ये वही है जो सरदार पटेल ने 3 जनवरी 1948 को कलकत्ता में दिल बदलने की बात कही थी। लेकिन आज देखिए कि सरदार पटेल की बात को आपने विदाउट गोइंग टू द बैक आपने हूबहू वही कहा है, वही बात है। तो ये जो होता है ना, दिल बदल गया है, अब वो बदल गए हैं, 79 का तालिबान अलग था, ये अच्छा तालिबान है, ये गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट वाली कहानी ये फिर चलेगी, मुझे लगता है सिंह साहब। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। एक हैदराबाद में भी एक बाद में आई थिंक
ये 54 या 55 की बात है, उसी के दौरान एक सरदार पटेल की किताब मेरे लाइब्रेरी में है, उनकी जो बायोग्राफी है, तो उनकी एक स्पीच का उनका एक हिस्सा है जिसमें उन्होंने, वो तो खुल के बोलते थे, हम हमारी ये ख्वाहिश है कि कुछ नेता ऐसे भी होते सरदार पटेल की, वो खुल के बोलते थे। उन्होंने आम सभा में मुसलमानों को कहा कि अगर कोई कहता है कि तुम बदल गए हो तो मैं ये बात नहीं मानता, और ये चापलूसी मेरे साथ, ये हमारे साथ ये चापलूसी मत करना। तुम कभी बदलने तुम सकते हो, तुम्हारा दिल, जो उन्होंने कहा, तुम्हारा दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। उन्होंने ये बात कही है, आपको मैं उनकी पूरी स्पीच में मैं कोट कर सकता हूँ, अगर कोई इस पर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो। मैंने कई बार उसको स्पीच को वर्बैटम मैंने पढ़ के सुनाया है। और दूसरी बात, एक और बात बता दूं, ये भी बिल्कुल रिकॉर्ड्स में है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मीटिंग हो रहा था, कि इतने मक्कार लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ ये देवबंदी ब्रांड के ये लोग जो है, वहाबी सोच के, बड़े प्यार से अपने वो फिसलने वाली लहजे में जो ये बोलते हैं ना, दिलीप कुमार के अंदाज में, तो उन्होंने कहा सरदार पटेल को कि देखिए साहब, जिनको चाहिए था, जिनको तो पाकिस्तान जाना था, वो चले गए, अब हम यहाँ रह गए हैं, अब तो हम तो वैसे हैं नहीं, जो गंदे तत्व थे वो चले गए और जो अच्छे तत्व है हम यहाँ रह गए। तो उन्होंने कहा आप ऐसा कीजिए कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दीजिए। अब ये बड़ी हैरानी की बात है कि जिस चीज के कारण पाकिस्तान बना, दोबारा ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनका डिमांड था। और अगर नेहरू जी की चलती तो उनका तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कश्मीर पे वो बहुत बुरी तरह हावी हो गए थे, लेकिन बाकी चीजों पे, बाकी एजेंडा पे वो चलने नहीं दिया उनका सरदार पटेल ने। तो उन्होंने कहा यार शर्म करो, एक बार तुम्हारे झांसे में हम आ गए थे, ये दोबारा ऐसी बातें मत करो। तो वही तत्व है कि तालिबान सुधर गया, तालिबान बहुत 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 अच्छा हो गया। तो मैंने कहा कि ये जो चीजें हैं, हम कैसे इसको भूल जाए, जो तालिबान का जो रवैया है हमारे साथ। अब आप कहेंगे कि ये बड़ा एक लोगों के मन में एक प्रश्न है कि इंटेलिजेंस की फेलियर हो गई साहब, वेस्टर्न इंटेलिजेंस फेल कर गया, उन्होंने मिसकैलकुलेशन कर लिया, उनको मालूम नहीं था कि क्या होगा, उनको नहीं मालूम था कि इतना जल्दी सब कुछ कोलैप्स कर जाएगा। देखिए साहब, इतना ग्रांट कीजिए वेस्टर्न इंटेलिजेंस सिस्टम, किसी भी इंटेलिजेंस सिस्टम को, कि ये सब सही आकलन नहीं, ये सही विश्लेषण नहीं है, एक एक बात बारीकी से सब कुछ पता होता है। तो आप कहेंगे कि पाकिस्तान, जब उनको मालूम है कि पाकिस्तान ही उनका सब कुछ है, उनका बेनिफैक्टर है, उनका मसल है, पूरी जो एक तरह से तालिबान इज एन एक्सटेंशन ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान, इसीलिए पहली चीज उन्होंने क्या कही, पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स जो था उसमें उन्होंने कही था कि गुलामी की जंजीरों से आजादी मिली। अब किसकी गुलामी की जंजीरों से, और आजादी किससे? पहली बात इसको डिफाइन करें, इंडिपेंडेंस फ्रॉम हूम, आजादी किससे और आजादी क्या करने के लिए? ये जो पाकिस्तान का जो कथन, जो इसकी टिप्पणी आई है, उसका मतलब है कि अब तालिबान आजाद है कि वो अब शरिया कर सकता है और तुम पे घोड़े बरसा सकता है, जो उनके विशेष शौक है वो पूरा कर सकता है। नारकोटिक्स की सप्लाई अब उसके हाथों में है, और पाकिस्तान को अपना एक स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड मिल गया,
तो और जिस तरीके से आपको जो मैंने झंडे का विवरण दिया कि वो जो काला रंग है झंडे पे, वो दिखाता है कि भाई विदेश नीति से में उनको ब्रिटेन से छुटकारा मिला। लेकिन तालिबान ने तो एक तरह से वही काला, मतलब एक और काला झंडा लगा दिया वो सफेद झंडे में। आई एम टॉकिंग इफेमिस्टिकली कि पहले फॉरेन पॉलिसी वो डिक्टेट करते थे ब्रिटेन, जिससे वो कहते कि जिससे उनको निजात मिला। अब जो अगर तालिबान की सरकार बन जाती है तो उसके नीचे जो कूटनीति होगी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय पटल पे जो भी निर्णय होगा, कूटनीति होगी, वह पाकिस्तान की होगी। मेरा एक सवाल है सर, एक सवाल है ये जो मैं भारत के संदर्भ में, जो यहाँ आप देख रहे हैं लिबरलिज्म के नाम पे, वामपंथ के नाम पे जो फ्रॉड हैं, जो इस्लामिक जिहाद के ठेकेदार हैं, वो कश्मीर में भी हैं, वो केरल में भी हैं, वो आसाम में भी हैं, वो बंगाल में भी हैं, वो दिल्ली में भी हैं। और देवबंद स्कूल ऑफ थॉट सबको पता है कि ये जो है इनका मेंटर है, जो तमाम जो इस समय पूरा तालिबान जो पूरा मूवमेंट चल रहा है। और असद मदनी इसके मरहूम प्रेसिडेंट थे इस आपके देवबंद स्कूल ऑफ थॉट के। और उसके बाद वहाँ एक बहुत बड़ा उनका कॉन्क्लेव हुआ, उसमें असद मदनी को चीफ गेस्ट बनाया गया। उस जमाने में 79 के बाद की बात बता रहा हूँ आपको। और वहाँ वो गए और उसके बाद उन्होंने उसको एड्रेस भी किया। तो आज आप देखें कि पूरे देश का अगर मामला देखें तो कश्मीर में वो फोर्सेस जो पिछले लंबे समय से भारत को और भारत सरकार को, भारत के संविधान को तार तार कर रही थी, जिस तरीके से कश्मीर में कुछ कुछ कंट्रोल किया है, ये जो व्हाइट कॉलर जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, अब्दुल्ला और मुफ्ती और गिलानी। और आज जो एक दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि देवबंद स्कूल ऑफ थॉट और पीएफआई, इस सब के बीच में एक ऐसा भी मैसेज बार बार आ रहा है कि भारत के वो मक्कार मुसलमान जो पाकिस्तान बनवाने के बाद यहाँ रह गए थे, अब उनको लगता है कि वो शायद इस व्यवस्था के अंदर जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है उससे लड़ नहीं पा रहे हैं, अपना एजेंडा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या वो उनका बार बार ये है कि तालिबान भारत की तरफ बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, हम अलग थलग हो जाएंगे, तो हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए। तो चाहे वो जावेद अख्तर हो, उसकी पत्नी हो, नसीर हो, आमिर हो, हामिद हो, ये तमाम सारे लोगों को जो डर लग रहा था, जो निजाम मुस्तफा की बात, तो एक तो इसका फॉल आउट इमीडिएट भारत में खासतौर से कश्मीर को लेकर ज्यादा है, क्योंकि कश्मीर की जो वहां पूरा सिस्टम है, जो इस्लामिक निजाम बनाया 75 सालों से, क्या उसमें कोई भारत का बड़ा रद्दोबदल होगा? चाइना की जो खामोशी है वो एक कहीं लगता है साइलेंट सपोर्ट है। और कल जिस तरह से टेलीविजन पे बयान आया कि रशिया जो है वो तालिबान को रिकॉग्निशन देगा, तो क्या पाकिस्तान या दूसरे लोग जो भारत को नहीं लड़ पा रहे सीधे तौर पे, तालिबान का इस्तेमाल करके भारत के अंदर या भारत के बॉर्डर स्टेट के अंदर कोई बड़ा, जिसे कह सकते हैं कि ऐसे हालात पैदा करें कि सरकार को जो झुकाने वाली ताकतें हैं, जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, वो किसी भी कीमत पे जो है इस सरकार को हटाना चाहती हैं, सरकार का जो फेस है उसको हटाना चाहती हैं, तो वो क्या अपने मंसूबों में कामयाब होते नजर आ रहे हैं? क्योंकि आपने कहा हमारे देश में तो तालिबान 1947 से चल रहा है, उससे पहले से चल रहा है, तो हमारे यहाँ तो कोई नई बात नहीं, हम तो इस मानसिकता से लगातार लड़ रहे हैं। वो नए नए उनके लिए शब्द ढूंढ लेते हैं, कभी वो गुड तालिबान की बात करते हैं, बैड तालिबान की बात करते हैं, कभी वो पिछले बार जो माइग्रेशन हुआ उसमें एक बच्चे की तस्वीर आ गई समुद्र के किनारे, उसको बहुत बेचा गया। इस वक्त एक तस्वीर आ रही है कि कहते हैं कि हवाई जहाज पे किस तरीके से अफगान बेचारे गरीब से थे, वो ऊपर से गिर गए। तो ये जो एक इमेज क्रिएट की जा रही है कि देखिए उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो यहाँ की ताकतें भी चाहती हैं कि जैसे बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ आकर के बस गया है, जो रोहिंग्या मुसलमान बस गया है, और अब वो बस गया है तो सबको मालूम है कि भारत की न्याय व्यवस्था, भारत की कानून व्यवस्था जो है वो बहुत लचर है, बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो वो सालों सालों तक चलता रहेगा। क्या इसके ऊपर आपका क्या मानना है कि जिसमें कश्मीर है, केरल है, आसाम है, ये तमाम जगह जहां ये लोग हैं, क्या ये लोग फिर दोबारा से इस सरकार को ऐसे दबाव में लाना चाहते हैं? नहीं, ये आपने जो ये मानसिकता की बात की, आइडियोलॉजी की बात की, तो आपने सही कहा कि आइडियोलॉजी की फैक्ट्री तो निरंतर चली आ रही है, प्रोडक्ट्स निकलते आ रहे हैं, और वो प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग जो है वो जियोपॉलिटिक्स पे डिपेंड करती है, निर्भर करती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? देवबंद से तो प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, ये तमाम मदरसे जो है आपके
पाकिस्तान के, अगर आप कहें कि मैंने जब कहा देवबंद उनकी माँ है, तो मैंने इसलिए कहा कि ये हकानिया सेमिनरी है जहाँ मुल्ला उमर और तमाम ये सारे आपके तालिबानी ने वहां पे जिसको कहते हैं ये जिहादी पाठ जिनको पढ़ाया गया था। शिक्षा और जिहादी पाठ में बहुत फर्क होता है। और बड़ी हैरानी की बात है साहब कि वो इलाका जहाँ पे इलाके की बात करो, तक्षशिला विश्वविद्यालय होता था, जहाँ इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक और आपके ये चाणक्य जैसे विद्वान लोग पैदा होते थे। आज वहां पर सैमूल एक सेमिनरी है। इमरान खान जब चीफ मिनिस्टर थे, वहां पे उस सूबे के बहुत लिबरली उसको फंड करते थे, वहां से ये सारे निकलते हैं। हकानिया उससे सेमिनरी से लोग निकलते, सब देवबंदी है, ये सब देवबंदी है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये माँ है वहां पे। और इस चीज को कोई इस चीज पर कोई तवज्जो नहीं देता, इस चीज पे कोई अपना इसको ध्यान नहीं देता कि ये कितनी बड़ी बात है कि भाई आप अगर देवबंद आज नहीं होता तो शायद ये जो फैक्ट्री जिसकी बात की आपने, वो मानसिकता वाली फैक्ट्री, वो आइडियोलॉजी वाली फैक्ट्री, वो इतने दिन तक नहीं चल सकती थी। तो ये फैक्ट्री ये चल रही है, बरेलवियों की भी फैक्ट्री चल रही है, इनकी भी फैक्ट्री चल रही है। अब जियो पॉलिटिक्स जब बदलता है, जियो पॉलिटिक्स बदला। पहले जियो पॉलिटिक्स था कि भाई सोवियत यूनियन से जिहाद कर रहा है, एम्प्लॉयबिलिटी मिल गई, वो खत्म हुआ। कश्मीर की तरफ कूच करो, एम्प्लॉयबिलिटी मिल गई। कश्मीर के अंदर भेजो, अब ये जितने ये ग्लोबल जिहादी हैं 30-35 है, जो उज्बेक, चेचन, पश्तून, सबको भेजो, अंदर भेजो, उनको एम्प्लॉयमेंट देना है। जियो पॉलिटिक्स बदला, एम्प्लॉयमेंट मिली, एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ ये दौलत और औरत। बिना दौलत और औरत के जिहाद नहीं होता सर। बिना दौलत और औरत के जिहाद नहीं है। हमने कश्मीर में हमने नौकरी की है और हमने देखा है वो औरत की हवस और दौलत से मोहब्बत, वो दोनों चीजें मैंने देखी है। तो ये तो बहुत अच्छा मतलब एम्प्लॉयमेंट ये। अब एक और ऐसा वक्फा आ गया है कि ये लोग फिर अब सोचते हैं कि तालिबान इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान बनेगा, फिर से वहां पे ये जिहादी फैक्ट्रियां और पनपेंगी। एक सबसे बड़ी गलती जो अमेरिकन ने की इन सालों में, कि उन्होंने वहां की शिक्षा व्यवस्था को नहीं बदला। अफगानिस्तान में जो थोड़े बहुत मदरसे से वो यही पाठ पढ़ा रहे थे, और पाकिस्तान में जो मदरसे हैं उनमें बिल्कुल बदलाव नहीं हुआ। अब फिर से ये रशिया के बारे में आने से पहले मैं जैसे जैसे मैं फ्लो में मेरे दिमाग में चीजें आती हैं, मैं आपको बताता हूं कि मैंने कहा कि एक प्रश्न जो है बड़ी चिंता वाली प्रश्न है, या यूं कहें कि एक ऐसा प्रश्न जिसका बहुत लोगों के पास जवाब नहीं है कि आखिर इनको मालूम था अमेरिकन को कि पाकिस्तान का क्या रोल है। उनको सब मालूम था कि किस तरह फाइटर्स वहां पे ये जिहादी तैयार किए जा रहे हैं, किस तरह से उनको यहाँ पे सेफ हेवन्स मिला है पाकिस्तान के अंदर में, किस तरह से उनका नर्को रूट से उनका फंडिंग हो रहा है, सब कुछ मालूम था उनको। लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने क्यों निकाला, सब कुछ मालूम है। इसीलिए कह रहा हूं कि ऐसा ये कहना कि वो they were taken by surprise और इंटेलिजेंस एजेंसी didn't know sir। उन्होंने, इसलिए मैं एक एनालिस्ट, एक विश्लेषक का सुन रहा था, और वो महिला है, वो
वो कह रही थी कि ये इसलिए नहीं कार्रवाई हुई, ये कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि अमेरिकन की सोच में ये है कि अफगानिस्तान चाहे उसका कुछ भी हो, पाकिस्तान को ज्यादा नहीं छेड़ना है क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार। अब आप दिखते रह जाए कि नो वी फॉट द रॉन्ग एनिमी एटसेट्रा एटसेट्रा, उससे कोई फर्क पड़े। लेकिन वहां पर कई जो वहां पर, और उनका ये कहना है कि ये जितने आप हमारे यहाँ जैसे कुछ लोग हैं ना कि वो किसी भी सरकार में अपना जगह बना लेते हैं किसी न किसी तरीके से, नाम नहीं लूंगा, कई बहुत बुजुर्ग हैं उनको बहुत दुख लगेगा कि वो हर सरकार में वो अपना अपना वो रास्ता बना लेते हैं, कोई ना कोई सिक्योर कोई अपना स्थान कोई पोजीशन प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह के लोग अमेरिका में बहुत है जो कि कहीं ना कहीं वो एडवाइजरी रोल में ही है, चाहे वो रिपब्लिकन्स की सरकार हो चाहे या डेमोक्रेट्स की सरकार हो, उसमें अपना स्थान वो ढूंढ लेते हैं। और वो लोग, वो एक परमानेंट कवाल है जो कि हमेशा ये डराता रहता है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को, या जो भी नई जो डिस्पेंसेशन होती है उसको, इस्टेब्लिशमेंट को, कि भाई अगर ऐसा देखो ये पाकिस्तान को मत छेड़ो, उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। और पाकिस्तान इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझता है, बहुत अच्छी तरह से समझता है। तो ये अगर आप ये कोई सोचता है कि पाकिस्तान तालिबान और पाकिस्तान के बीच में कोई फीचर्स होंगे, कोई खाई होगी, कभी ये होने वाली बात नहीं है। याद रखें कि पाकिस्तान इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, सॉरी अफगानिस्तान इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। एक लैंड, पूरी दुनिया में कोई 46 ऐसे कंट्री हैं जो कि लैंडलॉक्ड हैं, और पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान उनमें से एक है। और जो समुद्री दरवाजा है या समुद्री दरवाजा जो है अफगानिस्तान का, वो तो पाकिस्तान में ही जाकर खुलता है। फिलहाल हमने चाबहार की कोशिश की, लेकिन अभी वो आपको मालूम है कि अभी उस पर एक सवालिया निशान बन गया है चाबहार पे। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने इतने पैसे लगाए, वो जारगंज दिलाराम हाईवे बनाए, ये सब देखिए पैसे बर्बाद कहीं नहीं हुए हैं। ये एक मोमेंटरी फेज है, चीजें बदलती रहती हैं, वो समय का चक्र चलता रहता है। लेकिन हमने इसी डिपेंडेंस को रोकने के लिए, ये कराची अफगानिस्तान वाले डिपेंडेंस को रोकने के लिए हमने ये चाबहार का प्रोजेक्ट लिया। जब वहां पे अफगानिस्तान में अमेरिकन फौजी थी तो यही रास्ता था, उनके भी अपने जो मिलिट्री सप्लाईज है, लॉजिस्टिक्स है, उसका एक पाकिस्तान के थ्रू ही गुजरना था। उसको जो पाकिस्तानी हुक्मरान है उसको मैनिपुलेट करते थे, इस चीज को, इस वीकनेस को। वो कहते थे हम क्या करें, देखिए सेफ्टी, आपको सुरक्षा देना बड़ा मुश्किल है, फिर भी हम सुरक्षा देंगे आपको, आप घबराइए मत। तो वो ये दोहरी चाल चल रहे थे, सबको मालूम था। तो ये पाकिस्तान का ये मैं इतना इस पर जोर इसलिए दे रहा हूं कि हमारे सुनने वाले जो है इस बात का उनको एहसास होना चाहिए कि ये पाकिस्तान का इन्वेजन हुआ है, तालिबान का इन्वेजन नहीं हुआ है, और ये अमेरिका की नीतियों के कारण हुआ है। अब आप कहेंगे कि कुछ लोग का कहना है, मैं कुछ जो जनरल्स हैं नाटो के, उनका मैं पढ़ रहा था, उनका मानना है कि भाई देखो, हमने कम करते करते तो फौजें बहुत ही कम कर दी थी ना, 4000 5000 पे आके रुक गए थे। लेकिन फिर भी चलो तालिबान इंसर्जेंसी चल रहा था, तालिबान विद्रोह चल रहा था, लेकिन फिर भी जो अफगान सरकार थी, अफगान नेशनल फोर्सेस थे, वो तो कायम थे ना। एक देश का एक स्वरूप था ना। तो आपने वहां से जिस तरह से आपने अपनी सेना लोगों को हटाया और अपनी फौजें हटाई, पुष्पेंद्र जी, आने वाले भविष्य में वो तस्वीर जिसमें C-17 एयरक्राफ्ट
से लोग लटके हुए हैं, वहां पर मार काट चल रही है, वो तस्वीर बहुत मतलब C-17 के चारों तरफ मतलब लोगों का हुजूम, वो जो कि डेस्परेट, अफगानिस्तान छोड़ने के लिए डेस्परेट, वो कौन लोग हैं? क्या उसमें वो मुसलमान नहीं है? वो तस्वीर कभी नहीं जाएगी। और अभी इन्होंने कहा, ब्रिटेन ने कहा मैं 10,000 लोग, अमेरिका ने कहा मैं, वो ट्रांसलेटर्स थे वगैरह जो इनके साथ काम करते थे कि हम इनको एक्सेप्ट करेंगे, स्पेशल वीजा देंगे। कभी आपने सोचा है कि अगर स्पेशल वीजा दे भी दिया तो ये एयरपोर्ट तक पहुंचेंगे कैसे अगर तालिबान का कंट्रोल रहा? ये एयरपोर्ट तक पहुंचेंगे कैसे? दूसरी बात की ये बताइए कि जब आप एक विश्व शक्ति, एक सुपर पावर, तो आपका एक्स्ट्रा रीजनल प्रेजेंस तो होगा ही होगा। अगर आप अमेरिका के कमांड्स देखें तो पूरे ग्लोब को कमांड्स में उन्होंने, सेंट्रल कमांड, एशिया पैसिफिक कमांड, इस तरीके से इनके 6-7 कमांड है, तो इनका तो एक्स्ट्रा रीजनल प्रेजेंस है। और उसी की तरह ये विश्व शक्ति है, सुपर पावर है। और हमारे जो लोग इतनी व्याख्यान करते हैं अमेरिकी अमीरी की, ये अमीरी इसी के कारण है। लेकिन आज आपकी जो शाख थी वो गिर गई, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अमेरिकन की शाख गिर गई। और कुछ लोगों का कहना है कि भाई उनका जो मुख्य उद्देश्य है अभी वो चाइना को अनरेवल करना, तो उसके लिए जितने इनके मिलिट्री एसेट्स है वो इनको एशिया पैसिफिक रीजन में चाहिए, ये इधर नहीं डिस्ट्रैक्ट होना चाहते, इसलिए। और ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पे काफी कुछ गतिविधियां चल रही है साउथ चाइना सी में और उसमें, तो वो उस तरफ को फोकस करना चाहते हैं। ये भी एक विश्लेषण है लोगों का। इसलिए इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो समस्या अमेरिका छोड़ के जा रहा है, अब किसके गोद में आके गिरेगा वो समस्या? रशिया के, चाइना के, ईरान के, उनकी गोद में गिरेगा। ये भी एक विश्लेषण है और ये सही विश्लेषण है। ईरान अभी तक, आपने, पहले मैं रशिया की बात कर रहा हूँ, आपने रशिया की, ये बड़े, मैंने सुना कि पुतिन ने वो कर लिया, पहली बार किसी ने किसी को रिकॉग्नाइज नहीं किया। जब सरकारी नहीं बनी है तो रिकॉग्नाइज और करने का क्या औचित्य है? तो उन लोगों ने कहा कि रशियंस को देखिए मालूम था, ये बड़ा अच्छा सवाल था आपका, कि रशियंस को मालूम था कि अंजाम क्या होगा, उनको मालूम था कि सूरत क्या होगी, इसलिए उन्होंने तालिबान के साथ संबंध पहले ही साध लिया था। लेकिन एक इतना आपको बता दूं कि जब तक अमेरिकन मजबूती से थे वहां, रशियन से ज्यादा खुश कोई नहीं था। और आपने जो भारत का असर, इस पर भारत का क्या असर होगा, तो ये तालिबान के आने से, जैसे सीरिया में इस्लामिक स्टेट का और मोसूल इलाके में जब इस्लामिक स्टेट का दबदबा आया, तो एक आपने देखा था, देयर वाज अ सर्ज इन रेडिकलाइजेशन, एक तूफान सा आया था जिहादी रेडिकलिज्म में। वो तूफान अवश्य आएगा, लेकिन वो तूफान जो है वो रशिया का जो सेंट्रल एशिया में इंटरेस्ट है उस पर भी असर डालेगा। और जो सीरिया में जहां पर रशियंस का काफी रोल रहा है, उन सभी इलाकों में जो रेडिकलाइजेशन होगा और उसका असर पड़ेगा। और इसका असर कश्मीर पर भी पड़ेगा, इसका हिंदुस्तान पे पड़ेगा। और मैं आप कह रहे हैं कि आगे क्या पड़ेगा, मैं तो ऑलरेडी देख रहा हूं जो पैनलिस्ट आ रहे हैं टेलीविजन पे, वो तो खुद ही तालिबान के स्पोक्समैन की तरह बोल रहे हैं।
महिलाएं जो है हमारे यहाँ वो तालिबान की, इसको कोई पर्सनल बोर्ड, अब बताइए कि पर्सनल बोर्ड का तालिबान से क्या लेना देना, क्यों हमदर्दी। और इसका मैं थोड़ा सा एक आपको एक कारण बता दूं कि मेरी जो अपनी सोच है और मेरा जो अपना मेरा अध्ययन है, कि मैं कभी कभी सोचता हूं कि आखिर ये तालिबान जैसे फोर्सेस या लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद, ये इस्लामिक स्टेट इतने क्रूर क्यों है? इनमें इतनी क्रूरता क्यों भरी हुई है? तो एक विश्लेषण ये है कि क्योंकि ये रेगिस्तान में पैदा हुआ था ये मजहब, और रेगिस्तान आपको मालूम है, रेगिस्तान इज अनफॉरगिविंग। रेगिस्तान में अभाव है, वहां कुछ भी नहीं होता रेगिस्तान में। तो वहां की जो उत्पन्न हुई विचारधारा है वो हमेशा क्रूर विचारधारा होगी, क्योंकि वहां पर कुछ नहीं है, प्रकृति ने कुछ नहीं दिया है रेगिस्तान को। तो इसलिए जब वो प्रकृति, आप हमारे यहाँ देखिए एक रेगिस्तान और हमारे यहाँ जो जिसको हम फॉरेस्ट बोलते हैं या वन बोलते हैं, उन दोनों में बहुत फर्क है। हमारे यहाँ ऋषि मुनि वन में क्यों जाते थे? वन में बहुत बायोडाइवर्सिटी था। अगर आप एक टुकड़ा ले लें किसी वन का, मान लीजिए एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा, उसमें एक पूरी दुनिया है ऑर्गेनिजम्स की, वो चीज रेगिस्तान में नहीं लागू है। पश्चाताप करने के लिए जीसस क्राइस्ट रेगिस्तान में गए थे, पश्चाताप नहीं, वो तप करने के लिए बोलिए, वो रेगिस्तान में गए थे। लेकिन हमारे यहाँ लोग, आप अगर वेदों को देखें तो वेदों का एक पूरा अंश जो कि है वो जैसे कुरान में मक्का और मदीना का वो लिखा हुआ है कि ये मक्का में लिखा गया, ये मदीना में लिखा गया, वैसे हमारे यहाँ कि ये वाला जो श्लोक है ये वन में लिखा गया है, क्या जिसको बोलते हैं अरंक्या, उसमें पूरा उसको लिखा जाता है कि हाँ ये वहां पे इसको कंपोज किया गया था इस श्लोक। तो इसलिए ये लूट, ये क्रूरता, ये सब इसका कारण यही है कि ये रेगिस्तान में ये हुआ। आपको मैं बता दूं और एक पैरेलल मैं ड्रॉ कर लूं कि जब इस्लाम पर्शिया में पहुंचा तो पर्शिया एक बहुत ही उन्नत सिविलाइजेशन था, बहुत ही उन्नत सिविलाइजेशन। हिंदुस्तान और पर्शिया में आपको मालूम है कि कितना गहरा संबंध था। आप कई पर्शियन स्कॉलर से बात कर रहे हैं, ये जो कई नालायक लोग बोलते हैं ना कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है, ज्यादातर उर्दू जो ये जिसकी चर्चा करते हैं पर्शियन से कई वर्ड्स उन्होंने लिया है। तो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, बहुत मशहूर प्रोफेसर है पर्शियन, या कोई भी पर्शियन के विद्वान से आप बात कर ले, कहता है अगर आप संस्कृत नहीं जानते तो आप पर्शियन के विद्वान नहीं हो सकते। तो हमारा गहरा संबंध था। तो जब हमला हुआ तो ये रेगिस्तान वालों ने जब वहां पे हमला किया पर्शिया पे, टुडे ईरान पे, तो ये तो पागल हो गए। ये जब बिल्डिंग्स को देखने लगे और वो कारपेट्स और ये कालीन और ये पागल हो गए। जो लूट मचाई उन्होंने, बिल्कुल उसको फिर उसको बराबर कर दिया। आज आप वही देखे, तालिबान का वही रूप आप देख रहे थे। वो प्रेसिडेंशियल पैलेस या गवर्नर के पैलेस में किस तरीके से उनको लग रहा था मैं कहां पहुंच गई, कौन सा जन्नत है भाई। उसी तरीके से वो बच्चों के पार्क में वो किस तरह से वो जो खिलौने हैं उनके साथ वो, क्योंकि दिमाग तो उनका उसी स्तर का है। वाकई में उनका दिमाग उससे ज्यादा नहीं है सर। इनको शिक्षा तो दी नहीं गई, इनको सिर्फ AK-47 वो कैरी करना आता है, बाकी कुछ नहीं आता। तो जो आपने आज से 1200-1300 साल पहले जो ईरान में जो पर्शिया में देखा, वही आज आप देख रहे, कुछ भी नहीं बदला।
कुछ भी नहीं थे बदला। तो रशिया की जो आप लोग बात कर रहे थे, तो रशियंस का ऐसा नहीं था कि उनके रशियंस का कहना है कि अमेरिका's defeat is not our victory. कुछ लोग जैसे कहते हैं ना कि चाइना एक्चुअली बहुत खुश है होता है अंदर अंदर की अमेरिकन प्रेजेंस है जापान में, कि कम से कम उनको कंस्ट्रेन करके तो रखा हुआ है ना। उसी तरीके से रशियंस वेर वेरी हैप्पी कि ये हो। लेकिन अभी रशियंस ने क्यों किया एक मैसिव एक्सरसाइज, ये ताजिकिस्तान अफगानिस्तान और ये उज्बेक और ताजिकिस्तान फोर्सेस से अलग अलग मैसेज देना चाहता था तालिबान को रशिया ने। तो ये लोग अगर कोई समझते हैं कि रशियंस ने वो बड़े खुश हैं और उसका ये है, ये इतना भी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड के बाद ये इशू नहीं है। अब आप कहेंगे ईरान ने किया था शुरू में सपोर्ट, और आपको मालूम है कि वो कौन मुल्ला मंसूर था, जब वो ईरान से पाकिस्तान की आ रहा था तभी अमेरिकन ने उसको ड्रोन करके मार दिया था। तो एक वक्त था जब इन्होंने वो चाहते थे कि किसी तरह से अमेरिकन चले जाए, और आपको मालूम है ईरान और अमेरिका की क्या अभी स्थिति है उनके रिश्तों की, तो वो चाहते थे। लेकिन ये जब से भी तालिबान का ये हुआ है, अगर कोई कहीं पर सबसे ज्यादा अगर फिर से दोबारा विश्लेषण रीवैल्यूएशन हो रहा है, रीअसेसमेंट, वो है ईरान में, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये शिया, ये तालिबान जो है एंटी शिया है। और जो चीजें हैरत में हुई, आपको थोड़ा सा मैं एक इतिहास का एक पहलू बता दूं कि सबसे पहले अफगानिस्तान में पर्शिया के बाद हैरत में के ही लोग मुसलमान बने थे, और उसके कई सालों के बाद बाकी बने थे। तो उनको जो भी हैरत में हुआ, हैरत में बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस दिया है। ये जो लोग टेलीविजन पे आके ये गलत बातें बताते हैं कि उनका खैर मकदम हुआ, उनका बड़ा स्वागत हुआ, लोग बड़ी खुशी से उनको इनवाइट किया, ये बिल्कुल गलत बात है तालिबान को। तो ये आप देखेंगे कि ये शिया सुन्नी जो द्वंद्व है, ये इस पर भी इजाफा होगा। और अगर दुनिया में रेडिकलाइजेशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कोई इफेक्टेड देश होगा तो वो हिंदुस्तान होगा। इसमें गुलिकों की माँ है भाई, उसकी माँ बैठी हुई है यहाँ पे देवबंद। मैं आखिर में एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं कि ये आप मानते हैं कि जो यूएस साइंटिस्ट जिसने हिज नेम इज हमिंगटन, उन्होंने एक किताब लिखी है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, और मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा जो कुछ हो रहा है ये भारत की सिविलाइजेशन के एनिमी हैं। मैं ये मानता हूँ, वो अंदर हो या बाहर हो। और जब भारत के, मैं जैसे आज कंधार की बात बहुत हो रही है, लेकिन लोग ये नहीं समझ पा रहे कि जब गंधार था और तब कुछ और था, और कंधार नाम हुआ तो वहां जिहादी पैदा हुए, तोड़ने वाली ताकतें पैदा हुई, नफरत पैदा करने वाली ताकतें हुई। और वही तक्षशिला जब तक आचार्य के पास था, चाणक्य के पास था, तब तक वहां से कौन लोग ज्ञानी पैदा हो रहे थे। और वही तक्षशिला जब इस्लामाबाद बना तो जहर उगलने वाली, गर्दन काटने वाली, सर काटने वाली, लड़कियों को उठाने वाली, रेप करने वाली मानसिकता पैदा हुई। तो नाम जो है वो कभी कभी जब बदला जाता है तो उसके साथ में सोच भी पूरी बदलती है। और आखिरी टिप्पणी इस पर लेना चाहता हूं कि कल भारत के प्राइम मिनिस्टर ने इत्तेफाक से जो सोमनाथ मंदिर है उससे सिलसिले से 2 म्यूजियम वहां बने, और काफी सारी चीजें उसमें रखी कि सोमनाथ कैसे बना, क्या हुआ, उसका पूरा इतिहास है। ये महज इत्तेफाक है कि कल जब वो अपना संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो आताताई थे जिन्होंने सोमनाथ को तोड़ा और सोमनाथ को खत्म किया, यानी सोमनाथ का मतलब एक सभ्यता, एक मंदिर नहीं था सोमनाथ हमारे सभ्यता, सिविलाइजेशन का एक प्रतीक था।
उन्होंने कहा कि ऐसे लोग कुछ समय के लिए कामयाब हो जाते हैं लेकिन स्थायी नहीं रहते। तो उन्होंने वो उस म्यूजियम को इनॉग्रेट करते हुए वक्त बोला। लेकिन ये भी सब जानते हैं कि सोमनाथ के मंदिर को इसी अफगानिस्तान के एक शहर गजनी से चल के महमूद गजनवी आया और उसने कितनी बार हमले किया, 16-17 बार, 1026 की ये बात है। तो यहां भारत में एक रिएक्शन हुआ और भारत के लोगों ने उसमें बड़े इस तरीके के घटिया किस्म के काउंटर दिए। तो क्या लगता है कि मेरी बार बार जो चिंता है, जो बार बार जिस तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, कि इस पूरी घटना से जिस देवबंद को आपने कहा ये मां है, तो देवबंद के बारे में सब जानते हैं कि देवबंद में किस किस्म की विचारधारा पल रही है। और आज से नहीं, मैंने पहले भी कहा, ये जो मौजूदा प्रेसिडेंट है उसके मदनी, वो उनके पिताजी जो थे असद बदरी, वो तो अध्यक्ष थे। उन्होंने तो बाकायदा तालिबान का एक कॉन्क्लेव हुआ था इस्लामाबाद में, उसको एड्रेस किया। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि क्या आज अब ये माने कि जिन जिन देश विरोधी ताकतों से भारत की सभ्यता और सनातन के खिलाफ जो लोग हैं, वो टेलीविजन पे भी आप देखते हैं खुल के आते हैं, लेकिन जैसे जैसे देश में लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, जैसे जैसे लोग इन चीजों को समझ रहे हैं, ये ताकतें उतनी ही ताकत के साथ हमला कर रही हैं। तो आखिरी सवाल सिर्फ इतना है कि प्रधानमंत्री के इस बयान के ऊपर कि जो सोमनाथ में हुआ है, वही ताकतें आज फिर कई सौ सालों के बाद फिर नजर आ रही हैं। तो भारत के आम लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आपने जिस तरीके से देवबंद को बताया कि वो तो आतंक की मां है और तालिबान की मां है, और इत्तेफाक से आपने पहली बार काफी रिश्तेदार ढूंढ लिए, इनके भाई कौन है, चचेरी बहन कौन है, खालाजाद कौन है, और किनके वो शौहर हैं, ये भी आपने ढूंढ लिया। बहुत सारे लोगों को अपने शौहर का नहीं पता चल पा रहा था, आपने उन्हें शौहर भी बताया। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि भारत को इस वक्त क्या स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन भारत सरकार का स्टैंड क्या होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग इसको ह्यूमैनिटेरियन का दुकान चला करके भारत को मजबूर कर रहे हैं कि नहीं देखिए साहब, अफगान जो खड़े हुए हैं उनको तो लेना चाहिए, ये अच्छे हैं। भारत का स्टैंड टू द पॉइंट, 2-2 क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, ये जो पहले शौहर ढूंढने वाली जो बात आपने कही, तो देखिए हमारे यहाँ मैंने कहा कि ये कट्टरपंथी है क्योंकि ये रेगिस्तान में पैदा हुई है, एक विचारधारा है इसलिए हुई। लेकिन ये भी बात सही है कि अगर तमाम आप इस्लामिक देश देखें तो भाई अरब तो जानते हैं कि हम अरब हैं, उनका अपनी वेशभूषा है, उनकी अपनी भाषा है, उन्होंने जो अरबी जो उनके रीति रिवाज थे वो भी नहीं छोड़ा, पर्शियंस ने भी अपना नहीं छोड़ा। उन्होंने तो एक अलग, मतलब वो तो शिया को मानने वाले, 14वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, पूरा मुल्क जो है ईरान का, ये इसी जियो पॉलिटिक्स के तहत सुल्तान इब्राहिम, में नाम भूल रहा हूँ, इब्राहिम के समय में पूरा ईरान शिया से सुन्नी बन गया था। तो उनकी भी एक अलग है। हमारे यहाँ क्या है साहब कि ये जो 86% कन्वर्टेड लोग हैं, उनको एक बड़ी अजीब सी, उनको इस्लाम से मोहब्बत नहीं है, इस्लाम से मोहब्बत नहीं है, उनको अपने पूर्वजों से ज्यादा दुश्मनी है। क्योंकि जिस धरती पे वो रह रहे हैं और जिस धरती पे वो पले हैं, इतना ये समृद्ध मतलब आध्यात्मिक रूप से और भौतिक रूप से भी, दोनों से ज्यादा आध्यात्मिक रूप से इतना समृद्ध है कि उसमें ये अपना स्थान ढूंढ नहीं पा रहे, ये अपना स्थान ढूंढ नहीं पा रहे हैं। ये एक अलग पहचान में है कि एक आध जो है इनमें कोई भट्ट लिख लेता है, चौहान भी, कुछ पंडित भी हैं आपके, मतलब अयूब पंडित जैसे थे जो शहीद हुए। तो ये एक अजीब सी इनमें एक वो है, जब आपको अपना अस्तित्व न पता चले और बार बार आप धर्म की ओर, सॉरी मजहब की ओर आप सहारा ले, और मजहब आपको कुछ आपकी जो आपके जो तीर्थ स्थान है वो कहीं दूर है, जिससे आपका कोई वास्ता नहीं है, मतलब वास्ता ऐतिहासिक रूप से कोई वास्ता नहीं, आपके पूर्वज तो तमाम दमिया। अब आप ये है कि आपने देखिए साहब, एक
विवेकानंद ने एक बात कही थी और उन्होंने ये कहा था कि अगर जब मजहब का परिवर्तन, धर्म से आप मजहब की तरफ जाते हैं, जब भी कन्वर्जन होता है तो एक आप हिंदू का दुश्मन एक और आप पैदा करते हैं। कि जब तक आप अपने पूर्वजों से नफरत नहीं करेंगे, जब तक कि आप अपनी पुराने धर्म से आप नफरत नहीं करेंगे, अपने आप मजहब अडॉप्ट कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान हैं, इनको लगता है, इनको बताया गया है, इनको यही कह के इनका मजहब, धर्म से मजहब परिवर्तन किया गया कि देखो ये होगा जब पूरे इस्लाम का पूरी दुनिया पे राज होगा, पूरा जो ये आपका पूरी दुनिया ये दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बन गई। तो वो चीज उनके जन्म मिल नहीं रहा है, वो उसको कार्यान्वित होते फलते फूलते देख नहीं रहे हैं, तो उनको इसलिए उनको फ्रस्ट्रेशन है। और सबसे ज्यादा इसका शिकार पाकिस्तान के लोग हैं, खास करके पंजाबी लोग वहां के। अब तो पाकिस्तान में आप रहे, खास करके पंजाबी लोग इसके सबसे बड़े शिकार। तो वो चाहे सदाम हुसैन हो तो ढोल सबसे पहले यहाँ पीटना शुरू कर देते हैं, वो खोमैनी हो ढोल सबसे ज्यादा यहाँ पीटना शुरू कर देते हैं, वो तालिबान हो, वो एक पश्तून इनको किस नजर से देखा है साहब। बचपन में हमारे भी जमाने, आप भी जब बच्चे होंगे तो वो काबुली वाला घूमता था ना, उसका क्या रेपुटेशन होता था। हम तो यही बचपन में सुनते हैं कि ये सीधे चाकू मार देता है, अगर इसके पैसे नहीं लौटाओ तो ये चाकू मार देता है। और वो भी उसी नजरिए से देखता था, वो भी उसी नजरिए से देखता था। आज भी सुनते हैं कि उन्होंने थोड़ी वेशभूषा ये सब बदल दी, आज भी वो वही धंधा करते, पैसे का लेन देन करते। अब नस्लें थोड़ी बदल गई है, वो बात है। तो ये जो आपने कहा कि जो मोदी साहब ने कहा कि देखो इतनी बार सोमनाथ टूटा, इतनी उसका पुनर्निर्माण हुआ, तो मेरा अपना मानना है, और मैं आपके साथ बनारस भी अभी हम लोग का कार्यक्रम है, आपको याद होगा कि मैंने इंदौर में भी ये बात कही थी, इसके अपने काशी विश्वनाथ मंदिर के, कि इसकी भी 8-10 बार इसको तोड़ा गया और उतनी ही बार उसका पुनर्निर्माण हुआ। एक बात बताऊं आपको पुष्पेंद्र जी, कि जब भी पुनर्निर्माण होता है तो वो संकेतक है कि आपका उत्थान, ये आपका उत्थान का पीरियड है, ये शांति का पर्व है। जब भी पुनर्निर्माण होता है, पुनर्निर्माण का मतलब ही क्या होता है, चाहे वो मनुष्य का हो, चाहे वो भौतिक हो, या अध्यात्म का हो, या मंदिरों का। जब मंदिरों का पुनर्निर्माण होता है तो आपके देश का अध्यात्म का भी पुनर्निर्माण होता है। और हिंदुस्तान में जब तक यहाँ की हिंदू अध्यात्म का पुनर्निर्माण नहीं होगा, देश की कभी प्रगति नहीं हो सकती। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपने, हमारे यहाँ वो जिसको मुंह दिखाई कहते हैं, जब शादी हो तो उनको बहुत बड़ा एक रकम मिला था, वो सारा उन्होंने इसी पुनर्निर्माण में लगा दिया। और काशी विश्वनाथ का उन्होंने, वो मंदिर का उन्होंने पुनर्निर्माण किया था। वो पीरियड था मराठास के जब उत्थान हो रहा था, मतलब हमारे देश में जब एक नई ऊर्जा आ रही थी। तो जब भी ये मंदिरों का पुनर्निर्माण होता है तो आप समझ जाइए कि देश में एक नई ऊर्जा शक्ति पैदा हो रही। इसी के बारे में हमारे प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे थे।
और ठीक है साहब, हम और आप तो बात करते ही हैं कि सड़कें, अस्पताल, ये वो तो देश है, तो लोग बीमार पड़ेंगे, अस्पतालों की जरूरत होगी, सड़कें बनेंगी, पैसा होगा और अच्छी सड़कें बनेंगी। लेकिन बहुत जरूरी है यह तय करना कि इन सड़कों के ऊपर कौन सी विचारधारा दौड़ेगी। और मैं ये बार बार बोलता हूँ, सैमुअल हंटिंगटन की किताब आपने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है कि आप, उनका कहना है कि अगर आप सारे सारे युद्ध देखो, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो या और लड़ाइयां हो, ज्यादातर में आप पाएंगे कि मजहब जो है उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा, या वो मुख्य होगा या सब फैक्टर हो। और उसी तरीके से देश, जब आप ये नेशन स्टेट बनाते हैं, उसमें भी आपकी आस्था का एक बहुत बड़ा स्थान है। उसी के ऊपर वो जो बेसिक, जो आपकी जो बेसिक बुनियादी दर्शन, बेसिक फिलॉसफी जो है, उसी के चारों तरफ नेशन बिल्डिंग होता है। अब कोई कहे कि आप संविधान, ठीक है, कानून व्यवस्था के लिए संविधान ठीक है, लेकिन अगर आप कहें कि संविधान के ऊपर में नेशन बिल्डिंग हो सकता है, वो मुमकिन नहीं है। क्योंकि संविधान तो आपने 75 में जब बदल दिया, मान लीजिए और भी बदलाएंगे, उसमें परिवर्तन होता रहता है, ऐसा नहीं होता। संविधान एक लॉ एंड ऑर्डर का एक व्यवस्था को चलाने का, एक करने का एक डॉक्यूमेंट। तो इसलिए सैमुअल हंटिंगटन जो कह रहे हैं कि मैंने कहा ना कि जब पहला आक्रमण हुआ सोवियत यूनियन का, वो वहां की जो सत्ता व्यवस्था थी उसको कायम रखने के लिए थी। दूसरा था वो कम्युनिस्ट को हराने के लिए था। लेकिन उसके बाद से जो हुआ वो प्योरली वो मजहबी था। अब भी जो हो रहा है वो प्योरली मजहबी है। तो उसको हम कैसे, अब तो मजहब को कैसे नजरअंदाज कर दें। आज कश्मीर में ये तो बार बार कहते हैं कि जो लोग आ रहे हैं अंदर, वो किस उस पे आ रहे हैं बाहर से, वो क्या कश्मीरियत के लिए लड़ रहे हैं? वो इस्लाम के नाम पे, वो जिहाद के नाम पे। इन मदरसों में आप मुल्क के नाम पे, यानी पाकिस्तान या अफगानिस्तान के नाम पे आप नहीं तैयार कर सकते ये लड़कों को, ये सुसाइड बॉम्बर्स से। और मैं एक और बार बता दूं इसी के साथ, ये बहुत वाइटल पॉइंट है जो मेरे से छूट गया था, लेकिन इसका ये मुझे मेंशन करना बहुत जरूरी है कि देखिए, ये बहुत लोग बात कर रहे हैं तालिबान के फाइटिंग प्रोवस की। मैं बहुत क्लोजली फॉलो कर किया हूँ इतने सालों में, इनके जितने जो हमले हुए हैं या जो इनकी गतिविधियां रही है, इनका पूरा का पूरा जो इनके हमले का तरीका था वो सुसाइड बॉम्बर बेस्ड था। जितना बड़ा बड़ा टारगेट, उतना बड़ा ट्रक और उतना ही मात्रा में एक्सप्लोसिव। अगर किसी इंडिविजुअल को उड़ाना है तो किसी बच्चे को सुसाइड बॉम्बर वो काफी है। अगर आपको किसी एम्बेसी में अटैक करना है तो एक बड़ा सा ट्रक में एक्सप्लोसिव, यही इनका तरीका था, यही इनका तरीका था। और ये जो सुसाइड बॉम्बर, जिसको हम कैनन फॉडर कहेंगे, ये कौन लोग थे? ये सारे मुसलमान। तो आप समझ जाइए कि आपका कौन सी शक्तियों से मुकाबला है। तो ये तो इस रूट से इसी रूट से इन्होंने सत्ता, मतलब अभी इन्होंने काबुल पे कहते हैं कि कब्जा कर लिया है, हम इनको रिकग्निशन दे दें, जो कि सुसाइड बॉम्बर रूट से है।
सिंह साहब, आपने एक लंबा पूरा टॉपिक कवर किया और मुझे खुशी है कि हम लोग अभी आप पटना में हैं और 19 सितंबर को आपके दोस्त जनरल जी.डी. बख्शी, सुशील पंडित, विष्णु शंकर जैन, प्रोफेसर पवन सिन्हा, ये सारे लोग हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आपकी किताब जो नो द एंटी नेशनल इंग्लिश में आई, उसके बाद देश भर में ये हुआ कि उस किताब को हम हिंदी में छापें और वो हिंदी में तैयार हो गई है। और 19 सितंबर को बनारस के अंदर जो रुद्राक्ष हॉल है वो वहाँ बुक किया गया है, वहाँ के लोगों ने आप सबको बुलाया, हम सब वहाँ रहेंगे। तो एक सवाल सबसे बड़ा यह है कि जो बात आपने कही वो बड़ी अच्छी बात कही कि बहुत सारे लोग सवाल पूछते रहते हैं, संविधान 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 एक छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे सरकार चलती है। वो संविधान में बदलाव होते रहते हैं, अपने समय समय के अनुसार होते रहते हैं, लेकिन संविधान के सही होने से राष्ट्र का निर्माण नहीं होता। इसलिए देश और राष्ट्र में जो लोग फर्क नहीं समझ रहे, जो लोग कुछ संविधान के कुछ प्रोविजन को हटाने के लिए कोई धरना प्रदर्शन भी करना चाहते हैं, वो चलते रहते हैं, वो टेम्परेरी हैं, आज बदलेंगे फिर बदल जाएंगे। जिस तरीके से आपने कहा कि भारत के प्रियम्बल के अंदर 1976 में बदलाव हो गया तो हमने क्या कर लिया। तो संविधान के कुछ प्रावधानों के बदलने से सरकारों पे तो कुछ असर हो सकता है, लेकिन राष्ट्र, क्योंकि आपके, मेरे, जी.डी. बख्शी, सुशील पंडित, विष्णु, पवन सिन्हा, ये तमाम सारे जो हैं, इवन जो विक्रम सिंह साहब हैं या मेजर गौरव आ रहे हैं, हम सारे लोगों की कोशिश है कि नैरेटिव कैसे बदला जाए। ये जो झूठ के नैरेटिव बने हुए हैं कि हम सब जो है सारे धर्म पीस के धर्म हैं और इस्लाम जो है मजहब पीस सिखाता है और सारे धर्म बराबर हैं, ये झूठ की वजह से ही आज ये हाल हो गया है कि तालिबान के गुंडे भी जो है हमको धमकाने लगते हैं, उनके यहाँ जो आका बैठे हुए वो भी धमकाने लगते हैं, दो कौड़ी के लोग टेलीविजन पे आकर के भारत राष्ट्र को गाली देने लगते हैं, हिंदुत्व को, सनातन को गाली देने लगते हैं। उसकी वजह यह है कि शायद हम लोग सब लोग पॉलिटिकल ड्रिवन ज्यादा हो गए, सरकार ड्रिवन ज्यादा हो गए हैं, इसलिए हर छोटी छोटी बात पे सवाल खड़ा करते हैं, हर किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट भी देने लगते हैं। मैं मानता हूं कि जो बात आपने आखिर में कहा कि ये सिविलाइजेशन वाला मामला है, और जब सिविलाइजेशन, एक बार आप ही ने कहा कि दुनिया की सबसे समृद्ध या सबसे प्रॉस्पर या सबसे रिच सिविलाइजेशंस को हमेशा उन लोगों से खतरा होता है जिनकी कोई सिविलाइजेशन नहीं होती, या जो लोग उस इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं कि उनका ना बाप का पता है, ना नाना का पता है, ना दादा का पता है, तो वो हमें रिच सिविलाइजेशन को हमेशा समाप्त करते हैं। और भारत में भी 1947 से पहले और 1947 के बाद भी वही लोग आज भी भारत की जो रिच सिविलाइजेशन है, जिसको मैंने कहा कि जब वो गंधार थी तो वहां कुछ और था, आज वो कंधार हो गई तो वहां कुछ और है, जब पर्शिया था तो वहां कुछ और था, जब ईरान हो गया तो कुछ और है। इसीलिए मैंने कहा कि जब नालंदा था तो कुछ और था। इसीलिए आप जब देखें कि जो जिस तरीके से हम इस्लामाबाद की बात करते हैं, वहां की बात करते हैं कि वहां भी आचार्य चाणक्य की भूमि जब वहां चली गई तो वहां कुछ और होने लगा। तो ऐसा नहीं है कि नाम बदल जाने से कुछ होता है, नाम बदल जाने के साथ साथ जब लोग बदलते हैं, मानसिकता बदलती है, तो आपका थॉट प्रोसेस भी बदल जाता है। तो जो लोग भारत में रहने वाले मुसलमान खासतौर से अपने पूर्वजों को अगर गजनी मानते हैं, अगर बाबर मानते हैं, तो फिर उनका कोई इलाज नहीं हो सकता। और जिन्हें अपने पूर्वजों के होने पे शर्म है, फिर मैं समझता हूं कि उनका ना कोई मुस्तकबिल है, ना उनकी कोई पहचान है। कोई ऊंचा पजामा करेगा, कोई नीचा पजामा करेगा, कोई लंबी टोपी लगाएगा, कोई गोल टोपी लगाएगा, ये आप खेल करते रहिए, लेकिन उस टोपी के अंदर जो आपकी खोपड़ी है, अगर उसमें भारत राष्ट्र और यहाँ की सभ्यता के प्रति जहर भरा हुआ है, तो फिर आपको कोई दुनिया में नहीं बचा सकता। आप दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हैं, हर मुल्क में मारे जा रहे हैं, हर मुल्क में आपको पीटा जा रहा है, लेकिन आपको लगता है कि तलवार के जोर पे पूरी दुनिया पे आप राज करेंगे। तो मैं समझता हूं कि भारत के 100 करोड़ सनातनी हिंदू जो हैं वो जाग गए हैं और उसी तरीके की प्रतिक्रिया लगातार आ रही है। लिहाजा 1, 2, 3, 4 घटनाओं से किसी को गद्दार, किसी को अच्छा, किसी को बुरा, ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन हमारा आर.एस. सिंह साहब का, जी.डी. बख्शी, सुशील पंडित, ललित अंबरदार साहब का, गौरव आर्या साहब का, प्रोफेसर कपिल कुमार का, प्रोफेसर पवन सिन्हा, हम सब का एक एजेंडा है कि हम लोग नैरेटिव को बदलें, यानी वैचारिक क्रांति पे हम कितना समय दे सकते हैं दें। बाकी कानून व्यवस्था के कुछ कानून बदलेंगे, कुछ नहीं बदलेंगे, वो चलता रहेगा। और जो ये काम कर रहे हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे लोग एक जगह इकट्ठे होकर के एक ही काम करें। आप सिंह साहब कुछ कह रहे थे? आप नहीं, मैं कहना आखिरी में एक बात कहना चाहता था कि देखिए, जब हम सिविलाइजेशनल क्रैश ऑफ सिविलाइजेशंस की बात करते हैं कि कोई भी समूह, कोई भी संस्कृति अगर ये कहती हो कि दुनिया में एक ही मेलोडी है, वो है अजान, दुनिया में एक ही किताब है, वो है कुरान,
दुनिया में एक ही वो कुरान के अलावा जो पुस्तकें हैं उसको सारे को जला दो, जैसे बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया था। अगर आप ये कहें कि दुनिया में बस एक ही मानने लायक है और बाकी सब ये जो है वो जो उनको दर्जा दे दें आप काफिर है, या वो उनसे काफिर होने के हैसियत से उनको टैक्स दिए, तो ये देखिए ये संस्कृति की लड़ाई जो है, ये युद्ध जो है ये कभी समाप्त नहीं होगी सर, ये कभी समाप्त नहीं होगी। हो सकती है बीच में दब जाए फिर उभर के आ जाए। ये जो साइकिल जो है वो चलता रहता है, वो चलता रहेगा। उसी की बात आपने नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि कितनी बार तोड़ा गया, लेकिन ये भारत की विशेषता देखो साहब, सभी ग्रीक सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन कहाँ चले गए? वो भी बड़े समृद्ध सिविलाइजेशन थे, बड़े समृद्ध सिविलाइजेशन, कहाँ ये लोग हैं? आपको मालूम है कि इस्लाम में भी जो एक वक्त आया था 8-10 सेंचुरी के बीच में, जब वो ये आपका इराक में जब इराक में वो वहां पे कैलिफेट था, तो ये उनको एहसास हुआ कि भाई एक किताब से तो कुछ काम नहीं चले, एक किताब पे चलेंगे तो हम तो यही के यही रह जाएंगे। तो पूरी दुनिया से किताबें मंगवाई, अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी ले आओ, सभी किताबें ले आओ, यार बड़ी भूल हो गई थी हमसे, हमने यार जला दिया। उनको कहा कि आपने आधे तो जला दिया आपके पूर्वजों ने, अब बचा क्या है? फिर भी यहाँ से वो कनक पंडित थे, उन्होंने सूर्य सिद्धांत लेके वहां पे गया, बगदाद में बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी वहां, लर्निंग सेंटर। तो जो आप कह रहे हैं कि हमेशा खतरा इन्हीं तत्वों से होता है। हमने कश्मीर में भी एक बात देखी कि जो ये शौक कुछ जो वहां से ये अफगान, चेचेन्स और ये उज़्बेक्स जो आते थे, जितने भी कश्मीर के अंदर में, उनके जो शौक थे, तो वो उस शौक में उनका सबसे बड़ा शौक था कि उनको शौक पूरा करने के लिए उनको पढ़े लिखे विक्टिम चाहिए थे। उनको हमने देखा, उनको भी पढ़े लिखे विक्टिम चाहिए थे अपने जिहादी शौक को पूरा करने के लिए। मतलब इशारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हमेशा ये खतरा हमेशा बना रहेगा जाहिलों से, जल्लादों से। इसमें कुछ थोड़ी बहुत अंग्रेजी इनको आ जाती है तो टेलीविजन पे चले आते हैं और वही आजकल दिख रहा है। आपने सारी किताबों का हवाला दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि जो आसमानी किताब थी ये किसने छापी और कौन सी कोरियर कंपनी से नीचे आई, ये आज तक पता नहीं चल पा रहा है। जब ये पता चल जाएगा तो मैं समझता हूं कि लोग इसका समाधान ढूंढ लेंगे। और मुझे तो आज आपकी बातचीत में दो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि आपने इनकी माताजी को ढूंढ लिया है, पिताजी को ढूंढ लिया है, शौहर को ढूंढ लिया है, खाला को और फूफी को भी ढूंढ लिया है, और भारत के सामने क्या चैलेंजेस हैं। इसलिए देखिए, सरकारों के जो एक्शंस होते हैं वो कई सारी चीजों पे होते हैं। हम बैठ करके बहुत सारे लोग कहते हैं साहब ये क्यों नहीं कर दिया, वो क्यों नहीं कर दिया, ऐसा क्यों हो रहा है। सरकारें सिर्फ आइसोलेशन में नहीं काम करती, उसमें अंतर्राष्ट्रीय मामला भी होते हैं, अंदरूनी प्रॉब्लम भी होती है। और भारत तो दुनिया में एक ऐसा मुल्क है कि आप अपने बाहरी खतरों से ज्यादा भारत के अंदर जो गद्दार बैठे हैं, अलग अलग शक्लों में बैठे हैं, उनसे ज्यादा लड़ना पड़ रहा है। लिहाजा एक एक आदमी का, जो भी हमारी बातचीत और मेरी और कर्नल अर्जुन सिंह साहब की सुन रहे हैं, वो इस बात पे गौर करें कि आपको राष्ट्र के लिए काम करना है। राष्ट्र सरकार नहीं बनाती, राष्ट्र समाज बनाता है। सरकार चलती है, देश चलता है, उसके कुछ कानून है, उसके कुछ नियम है, उससे हमारी सहमति हो सकती है, असहमति हो सकती है, उनमें घटा गुणा भाग हो सकता है, कुछ हटाए जा सकते हैं, कुछ लाए जा सकते हैं, लेकिन हम सबको राष्ट्र निर्माण में लगना है। और जब राष्ट्र की बात करते हैं तो उसमें सरकार के ऊपर बात नहीं की जाती, उसमें और दूसरी चीजों पे बात नहीं की जाती। वो लड़ाई भी है, वो भी लड़ी जानी चाहिए, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि राष्ट्र इंपॉर्टेंट है। देश के लिए तो आपने सरकार चुनी है, सुप्रीम कोर्ट चुनी है, तमाम दूसरी चीजें हैं। लिहाजा आज की बातचीत से कई सारे डायमेंशंस आपने कवर किए, और मैं समझता हूं कि टेलीविजन पे जो इस समय बातचीत चल रही है उसमें बहुत ही सतही तरीके से बात की जा रही है।
और उसमें वो एलिमेंट भी बैठे हैं जो अपना एजेंडा चला रहे हैं। तो ये एक ऐसा विषय था जिसपे देश को बहुत, क्योंकि याद है कि तालिबान जब शुरू में आए थे 79 में, तो उस वक्त बहुत सारी चीजें नहीं थी, ये तमाम सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन इस आज इसके बातचीत के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आ रही है लोगों की, उससे लगता है कि लोग हमारी जो लार्जर बात है जो हम कहना चाहते हैं वो समझ गए। कर्नल सिंह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोग 19 सितंबर को आपकी किताब नो द एंटी नेशनल का हिंदी जो संस्करण है उसके लोकार्पण में हम सब लोग पहुंच रहे हैं, और सारे लोगों ने अपना इंतजाम कर लिया है पहुंचने का, सबने सहमति दे दी है। तो ये प्रोग्राम मैं समझता हूं कि बनारस में एक नई ऊर्जा भरेगा, और बनारस के लोगों को बड़ी इस बात की चिंता है कि तमाम सारे लोग पहली बार बनारस में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और ये आपकी किताब के कारण है, इसलिए आपको पहले से बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर।